चलिए अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जरा। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट या डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज आई एस 16 है क्या बेसिकली दैट इज द प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर्स के हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। रीजन बीइंग दो रीजंस हैं। एक तो ये कि इसकी अपनी एग्जाम वेटेज और इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि दिस स्टैंडर्ड इज क्लोजली कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द अदर स्टैंडर्ड्स एज वेल। IS 40, IS 20, IS 36, डिफरेंट अकाउंटिंग IS 23, IS 21 डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ पर IAS 16 के इम्पैक्ट रहेंगे। IAS 16 की कैलकुलेशंस वहाँ पर परफॉर्म करनी होंगी। तो इट्स अ वेरी गुड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। और एग्जाम के अंदर नॉर्मली इससे रिलेटेड एक OT केस एग्जामिनर पूछता है। हाँ, आइसोलेटली IAS 16 से नहीं होता, लेकिन उसके अंदर IAS 16 और 36 का मर्जर होता है, एट टाइम 16 और 40 का मर्जर होता है। तो IAS 16 की इंपॉर्टेंस ऑल ओवर F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने कवर की होंगी लेक्चर्स के अंदर, उसको मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूँ और फिर हम उसके कुछ रेलिवेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक चीज़ है जो आपने इस स्टैंडर्ड के अंदर की होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग रूम भेज दो, भेज दो। अच्छा, IAS 16 के अंदर सबसे पहली चीज जो बेसिक आपने अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग या F3 लेवल के ऊपर भी कवर की होगी, एंड दैट इज बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही यानी कि एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, तो कॉस्ट कैलकुलेशन इस स्टैंडर्ड के अंदर कवर किया गया है कि एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, लाइक लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को एलिमिनेट करके अदर एक्विजिशन कॉस्ट को हम इंक्लूड करते हैं। अच्छा, आपने F3 लेवल पे भी किया था, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल चीज है जो कि हम कॉस्ट कैलकुलेशन का पार्ट बनाते हैं, और वो एडिशनल चीज हमारे पास क्या है, वो एडिशनल चीज क्या थी हमारे पास, दैट इज द बोरोइंग कॉस्ट नंबर 1, एंड नंबर 2 इज द डिसमेंटलिंग कॉस्ट। नंबर 2 इज द डिसमेंटलिंग कॉस्ट। और डिसमेंटलिंग कॉस्ट नहीं, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं इसको हम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। याद रखिएगा, ये दो चीजें आपकी कॉस्ट कैलकुलेशन का पार्ट। देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेप्शनल चीजें। F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो उसका बेसिक पेपर है, उस पर आपने कॉस्ट कैलकुलेशन करना सीखी है। उसमें अदर एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, सैम्पलिंग कॉस्ट है, सेल्स टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब ट्रेडिशनल कॉस्ट है जो आप इंक्लूड करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर IAS 16 के अंदर बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया कि हम एक और कंपोनेंट इसके अंदर ऐड करते हैं, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अच्छा, बाय द वे अगर हम क्विकली रिकॉल करें, व्हाट इज डिसमेंटलिंग कॉस्ट, क्या था डिसमेंटलिंग कॉस्ट? हाँ, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, वेरी गुड, मशीन को उखाड़ने की कॉस्ट। जब मशीन को उखाड़ा है, क्या किया हमने, तो अब वो भी करना पड़ेगा, वो क्या, वेरी गुड, उखाड़ना भी पड़ेगा। तो मशीन को उखाड़ने की जो कॉस्ट है उसको हम कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको हम, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन क्विकली रिकैप कर रहा हूँ कि उखाड़ना कब है, फ्यूचर में। उखाड़ना कब है, फ्यूचर में, जब डिस्पोज करेंगे, जब रिमूव करेंगे, ऐसे ही इन फ्यूचर। लेकिन आज हमें उसको अगर रिकॉर्ड करना है तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे इसको हम, प्रेजेंट वैल्यू पे। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का थंब रूल है। कौन सा रूल है ये, थंब किसको कहते हैं, अंगूठे को, वेरी गुड, अंगूठे वाला रूल है ये, कि जब भी कोई फ्यूचर की पेमेंट होगी, क्या कहा मैंने, जब भी कोई, उसको हमेशा हम फ्यूचर की पेमेंट को प्रेजेंट में जब रिकॉर्ड करेंगे तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। अच्छा, बाय द वे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जीशान याद है प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का, बताओ? वेरी गुड, प्रेजेंट वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n। इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एंड याद रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर नॉन करंट एसेट। किसका पार्ट बनेगा ये, यानी कि अगर मैं स्पेसिफिकली इसकी एंट्री बनाऊं तो इसकी एंट्री बनेगी पी पी ई। क्या कहा, पी पी ई, बोलो, बोलना है यार, मास बोल। हाँ, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट, और प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट मींस दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी, यहाँ तक क्लियर इसके अंदर। तो ये हमारे पास कॉस्ट कैलकुलेशन। अच्छा, एक और था, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट, खैर उसकी डिस्कशन आगे चल के स्टैंडर्ड के अंदर हम करेंगे, बट बोरोइंग कॉस्ट को भी हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर इसके अंदर। अच्छा, कॉस्ट कैलकुलेशन के अलावा एक और जो चीज इसके अंदर आपने डिस्कस की वो क्या था,
अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पर हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, बेहतरीन, मैं आया एक मिनट। आप अंदर आ जाए, अंदर आए। मैं इसको रिकॉल करना है, एक मिनट में। है नॉटी ही।
जी डन। अच्छा जनाब, हमने क्या देखा कि सर कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे, और कॉस्ट कैलकुलेशन करते वक्त हमने देखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्पेंडिंग कॉस्ट और बोरिंग कॉस्ट, ये दो चीजें हमें यहाँ पर इसके अंदर ऐड करनी है, तो हमारे पास कॉस्ट कैलकुलेट होगी। अच्छा, दूसरी चीज जो इस स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस की गई, दैट इज द डेप्रिसिएशन। क्या डिस्कस किया गया? अच्छा, डेप्रिसिएशन बहुत ही नॉर्मल है, इससे पहले भी आप कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग, और इसी तरीके से आपके पास एक्टिविटी बेस्ड है। ये डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, जिसमें प्रोपोर्शनेट पॉलिसी भी है और फुल ईयर पॉलिसी भी है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और चीज जो स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस की गई, दैट इज द डिस्पोजल, कि अगर आप कोई नॉन करंट एसेट डिस्पोज कर दें तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। कैश डिस्पोजल है, एक्सचेंज डिस्पोजल है, तो उसको किस तरीके से डील करेंगे, डिस्पोजल अकाउंटिंग सिखाई गई। एंड देन फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज, दैट इज अ चेंज इन एस्टिमेट। चेंज इन एस्टिमेट क्या है? चेंज इन एस्टिमेट किसी को याद है क्या था चेंज इन एस्टिमेट के अंदर? हाँ, एसेट की लाइफ में चेंज आ जाना, या फिर और क्या था इसके अलावा, स्क्रैप वैल्यू में चेंज आ जाना, या फिर मेथड के अंदर चेंज आ जाना। ऐसे ही यानी कि लाइफ, मेथड, स्क्रैप वैल्यू, या इवन अगर कॉस्ट में भी चेंज आ जाता है, इसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं इसको हम? इन चार में अगर कोई बात आती है तो इट मींस कि ये आपके पास चेंज इन एस्टिमेट, और उसके लिए एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी। क्या थी वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, याद है? कैसे डील करते हैं चेंज इन एस्टिमेट अगर हो तो कैसे डील करते हैं, उसके लिए क्या अकाउंटिंग अप्रोच थी, कौन सी अप्रोच यूज करते हैं हम? प्रोस्पेक्टिव अप्रोच। कौन सी अप्रोच यूज करते हैं? यानी कि, और उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड रेलिवेंट था? IAS 8। याद रखिएगा, चेंज इन एस्टिमेट अगर होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रोस्पेक्टिव अप्रोच। कौन सी अप्रोच यूज करेंगे हम? बोले कौन सी अप्रोच यूज करेंगे हम? और प्रोस्पेक्टिव अप्रोच के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है? कौन सा स्टैंडर्ड है? IAS 8। यानी कि प्रोस्पेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। तैमूर, जो अंदाजे में गलती है तैमूर, तुमने सोचा कुछ और था लेकिन हुआ कुछ और, इसको कहते हैं चेंज इन एस्टिमेट। क्या कहते हैं इसको हम? हाँ, अंदाजा गलत हो गया तैमूर तुम्हारा। इसको जब अंदाजा गलत हो जाए ना, जब अंदाजा गलत हो जाए तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे? हम प्रीवियस 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 मामलात को सही नहीं करेंगे, जो हुआ सो हुआ। अब आगे से हम अपडेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर लेके चलेंगे, इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव अप्रोच। क्या कहते हैं? अच्छा, बाय द वे, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिमेम्बरेंस, कि अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर चेंज आए या एरर्स हो तो कौन सी अप्रोच यूज करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव। कौन सी अप्रोच यूज करेंगे? और रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है? हाँ, वेरी गुड, पास्ट को सही करना पड़ेगा। फ्रॉड किया तूने, बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? फ्रॉड हुआ है, ऐसे ही नहीं जो हुआ सो हुआ, माफी मांगनी पड़ेगी, मामला सही करने पड़ेंगे। जब तक पुरानी जिंदगी सही नहीं होगी, आगे वाली शुगुफ्ता, सॉरी, आगे वाली जिंदगी नहीं बेहतर हो सकती। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो वहां पर रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट है। खैर, तो चेंज इन एस्टिमेट था। फिर इसके बाद एक बात याद रखिएगा, जब भी एसेट में चेंज आएगा, जब भी एसेट में क्या आएगा, इट विल ऑलवेज बी डेप्रिशिएटेड, इट विल ऑलवेज बी ओवर इट्स, हाँ ओवर इट्स, बोले ना ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। याद रखिएगा, जब भी एसेट में, ये नेचुरल ट्रुथ है, IAS 16 का ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, जब भी एसेट में कोई चेंज आएगा, चाहे लाइफ में चेंज आए, स्क्रैप वैल्यू में चेंज आए, मेथड में चेंज आए, कॉस्ट में चेंज आए, जब हम फर्दर उसको डेप्रिशिएट करेंगे, इट विल ऑलवेज बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। यहां तक क्लियर इसके अंदर? तो ये आपने देखा। फिर इसके बाद हम चले गए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या नाम है उसका? अच्छा, रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब क्या था? रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब सिंपल सा है यार, कि एसेट को आज के बाद किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है? मार्केट वैल्यू पे। कोई पूछे रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या उखाड़ लिया, तो कह देना रिवैल्यूएशन मॉडल में हमने एसेट को रिकॉर्ड कर दिया। किस पे रिकॉर्ड कर दिया? बस। रिवैल्यूएशन मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वैसे तो बहुत सारे रूल्स आपने पढ़े होंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी होंगी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है वो ये, कि आफ्टर रिवैल्यूएशन, क्या कहा? एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड एट इट्स रीवैल्यूड अमाउंट। एट इट्स रीवैल्यूड अमाउंट का मतलब क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू। ओवर इट्स, ओवर इट्स, ओवर इट्स, नहीं नहीं नहीं, ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ओवर इट्स, हाँ रिमेन, ये मैंने कहा ना, ये बेसिक रूल है, थंब रूल है। कौन सा वाला रूल है? हाँ, अंगूठे वाला रूल है ये, कि जब भी हम एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे, वो किस लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे? बोलो, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर इसके अंदर? अच्छा, एक और चीज, रिवैल्यूएशन के अंदर दो चीजें थी, अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी था और
डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अच्छा, IAS 16 के अंदर जो रिवैल्यूएशन मॉडल है F3 का थोड़ा सा एडवांस है। क्या मतलब? अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, क्या हो रहा है? बोलो बोलो, क्या हो रहा है? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। ऐसे ही तो IAS 16 ये कहता है, देख लेना। क्या कहा? हाँ, कि प्रीवियस रिवैल्यूएशन सरप्लस है या नहीं है। क्या कहा? प्रीवियस रिवैल्यूएशन सरप्लस है या? अगर तो प्रीवियस रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो फिर तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और PPE क्रेडिट। सही कह रहा हूं मैं? हेलो, ऐसा ही है। लेकिन क्या कहा मैंने? अगर प्रीवियस रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है तो अब अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? मास कुछ याद आ रहा है? एक्सीलेंट। क्या एंट्री बनेगी? बोल बोल अली, क्या बोलेगी एंट्री? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। P&L डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। अगर प्रीवियस रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है तो इट मींस कि तुम रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट नहीं कर सकते। क्यों? बेसिक रूल ये है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस कैन नेवर बी इन नेगेटिव। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। इट विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इट मींस कि अब मैं यहां पर करूंगा क्या? P&L डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। लेकिन व्हाट इफ कि सर सरप्लस का बैलेंस है लेकिन थोड़ा सा है। कैसा है? कैसा है? कैसा है इमरान भाई? कैसा है? थोड़ा सा अंदर से आएगा, थोड़ा सा। यार आप शर्मा रहे हैं। तो उसका मतलब अब क्या करेंगे? तो वो जो थोड़ा सा क्या है? अबे क्या है? अबे क्या है? थोड़ा सा सरप्लस का बैलेंस है, उसको डेबिट कर दो। उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। पीपी को क्रेडिट कर दो। बाकी जो बच जाएगा वो कहां पे चला जाएगा? P&L के अंदर चार्ज हो जाएगा। और बाय द वे P&L क्या है ये? एक्सीलेंट, वेरी गुड। इम्पेयरमेंट लॉस क्या है ये? और इसके लिए रेलेवेंट है IAS 36। इसकी फर्दर ट्रीटमेंट वहां पे आप देखिए। मैंने कहा ना IAS 16 की लिंकिंग है बहुत सारे स्टैंडर्ड से। तो ये जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं IAS 36 के अंदर एज इट इज हु बहू कैसी, हाँ ये ट्रीटमेंट वहां पर भी करेंगे आप, क्योंकि बिल्कुल कनेक्टेड है ये। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपको कहानी सुनाई डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की। अब आते हैं जरा किसके ऊपर? अपवर्ड रिवैल्यूएशन। चले अब मुझे बताएं अपवर्ड रिवैल्यूएशन में क्या होगा? अपवर्ड रिवैल्यूएशन में क्या होगा? है कोई जो बताएगा अपवर्ड रिवैल्यूएशन में क्या होगा? अपवर्ड रिवैल्यूएशन के अंदर जब हम अपवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ रही, कम हो रही है? बढ़ रही है। ऐसे ही अगर आपके पास एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। और रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर देंगे। ये सिंपल है। क्या है ये? सिंपल। दिस विल ब्रिंग अ डिंपल। ये डिंपल लेकर आएगा। लेकिन व्हाट इफ कि अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, कौन सा रिवैल्यूएशन है? और आपने प्रीवियसली क्या वर्ड यूज किया? प्रीवियसली कोई अमाउंट P&L में चार्ज की थी। कहां पे चार्ज की थी? जैसे यहां पर की थी। ऐसे ही है ना? आपने कुछ अमाउंट P&L में चार्ज की थी, अगले साल उसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन आ गया। तो अब क्या करें? IAS 16 क्या कह रहा है कि पहले उस P&L के अमाउंट को क्या करना है? रिवर्स करना है, क्रेडिट करना है। क्या करना है? हाँ, क्रेडिट करना है। इट मींस कि मैं P&L को क्रेडिट करूंगा और PP को डेबिट कर दूंगा। पहली बात। लेकिन अगर ज्यादा से सरप्लस हुआ है तो फिर क्या करेंगे हम P&L को क्रेडिट करेंगे और जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगी वो कहां पे क्रेडिट हो जाएगी? रिवैल्यूएशन। क्या ये बात रिकॉल हो रही है? यहां तक क्लियर है इसके अंदर? तो ये आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस की कुल मिला के कहानी है। यहां तक क्लियर है? चल एक काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बल्कि मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे, मैं फिर उसको थोड़ा सा एनहेंस करूंगा। और आए जरा क्वेश्चन देखते हैं। डाटा क्या है हमारे पास? डाटा को रीड करते हैं और फिर इसको आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मैं भी इसको फिर थोड़ा सा सपोर्ट करूंगा। QT क्या कहा? ये नॉटी जो तू शरारत दिखा रहा है ना जीशन, सब देख रहा हूं मैं। QT कंपनी एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फॉर 800,000। कोशिश क्या करें डाटा को हमेशा बिट्स ऑफ पीसेस में तोड़ें, एक फ्लो में ना पड़े। डाटा को एब्जॉर्ब करें, डाइजेस्ट करें कि कहना क्या चाह रहा है उसके अंदर। कह रहा है कि बिल्डिंग थी, कितने की बिल्डिंग थी? 8 लाख की। कब खरीदी थी? ऑन 1 जनवरी 20। W7 क्या कहा? अच्छा अब ये W की कहानी सुने मेरी जुबानी। एक जगह आ रहा है W, एक जगह आ रहा है, मुझे बता W पहले आता है X पहले आता है?
ग्रेट, माशाल्लाह, क्या ABCD याद है आपको। मुझे हालांकि उसको देखना पड़ता है, मैं भूल जाता है यार अब्दुल्ला, ऐसा थोड़ी आता था WX पे। अच्छा W पहले आता है, तो W को आप करते हैं जीरो, क्या करते हैं आप, यानी कि W को ट्रीट करें आप क्या, जीरो, और W के बाद क्या आता है, जीरो के बाद क्या आता है, वाह, तो आप इसको कर दें 1 कंसिडर, क्या कंसिडर कर लें, यानी कि ये बन जाएगा 2007 और ये बन जाएगा 2016। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, बात सुन पा रही है इसके अंदर। तो ये जो अल्फाबेट का चेंज होता है ये बेसिकली डिकेड का फर्क होता है। अब जरूरी नहीं कि आप इसको W को जीरो कंसिडर करें, भाई आप W को 1 कंसिडर कर लें, तो X क्या कंसिडर करेंगे फिर आप 2, तो ये हो जाएगा 2017 और वो बन जाएगा 2026। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, यहां तक क्लियर है इसके अंदर, तो इस तरीके से लेके चलेंगे। खैर, ऑन 1 जनवरी 2007, अभी हम W को जीरो कंसिडर करते हैं, ऑन 1 जनवरी टू, बहुत गंदा हो गया, डर्टी, अब क्यूट लग रहा है। On 1st January 2007, it was being depreciated at 2% per year on a straight line basis. यहां तो कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। आगे चलते, 10 years later, 10 साल बाद, ऐसे ही on 31 दिसंबर 2016, जिंदगी आपकी कर दी वो क्या, गुले गुलजार। नॉटी है तो बहुत नॉटी हो गया। हाँ क्यों, खुद कैलकुलेट करके बता दिया 10 साल, वरना आप लोग बताओ क्या कहते हैं 2008, करने की जरूरत ही नहीं है। 2007 से लेके 2016 कितने साल हो गए, 10 साल। 10 साल बाद और 31 दिसंबर 2016 बिल्डिंग वॉज टू, क्या ये 1 मिलियन, 10 लाख, वाह मुझे नहीं पता 10 लाख, हमें 10 लाख है क्या ये, मार्केट वैल्यू, क्या है ये, मार्केट वैल्यू, ऐसे ही। अच्छा ये आप रीवैल्यू कर रहे हैं 10 लाख, इसकी मार्केट वैल्यू हो गई एट दिस डेट, यानी कि 31 दिसंबर 2016 की बात कर रहे हैं। द बिल्डिंग हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 40 इयर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है इसके अंदर। अच्छा अब करना क्या है, कह रहे हैं मैच द फिगर्स दैट करेक्टली शोज द इफेक्ट्स ऑफ द रिवैल्यूएशन। क्या करना है, दो चीजें, नंबर 1 डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, 2016 के एंड पे रिवैल्यू किया, कह रहा है इसके अगले साल का, यानी कि रिवैल्यूएशन के बाद का आपने 1 साल का वो कैलकुलेट करना, वो क्या, डेप्रिसिएशन। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये बताओ रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना हो, करें जरा शाबाश, जल्दी से ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें और मुझे बताएं। मुझे नहीं पता भाई, डन, तैमूर करना, बेसिक क्वेश्चन है यार, इसके लिए लेक्चर्स देखना जरूरी थोड़ी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आता है तुझे, कर लिया। क्या व्हाट्सएप पे नया फीचर क्या है ये वॉइस नोट वाला, सर वो वॉइस नोट में लिखा हुआ आ जाएगा सर। ये कैसे लिखा हुआ है, सर वो अपडेट करना पड़ेगा व्हाट्सएप। नहीं कर यार, मतलब जो वॉइस नोट होगी वो टाइप हुआ आएगा, क्या बात कर रहा है, तूने किया ट्राई,
नहीं सर, अभी देखा मैंने। मैंने भी अभी देखा। फिर वो हम भेज भी सकते हैं, दिमाग कर यार। मुझे लग रहा है एक टाइम आएगा व्हाट्सएप बोलेगा घर जाने की जरूरत ही नहीं, घर बैठा रहे, मैं लेकर आता हूँ पैसे। दादा तेरा भाई का अपडेटेड है, चेक करता हूँ। तो ऑप्शन कहाँ है इसका? अपडेट कर लिया, हाँ अपडेट कर लिया। अपडेट ही है, ओपन का ऑप्शन दे रहा है वो प्ले स्टोर। कैसे आएगा भाई जीशान ये? सर वो बोल रहे थे उसको टैप करना पड़ेगा, अभी मैंने टैप तो नहीं किया। क्या करना चाहिए? कहाँ गया? क्या हुआ, हार मान ली? जी सर। हार मान ली? आंसर आया? सर सिर्फ एक कंफ्यूजन हो रही है। हाँ एक कंफ्यूजन बताएं। जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो रेट से मल्टीप्लाई करके निकालना है, ईयर से डिवाइड करना ईयर से डिवाइड करते, मीनिंग लाइफ दी हुई है ना मुझे, है। तो रेट नहीं यूज करेंगे। नहीं जरूरत ही नहीं। आफ्टर रिवैल्यूएशन आपको रेट दे दी, ओ लाइफ दी हुई है ना, तो उसी लाइफ को यूज करेंगे। आफ्टर रिवैल्यूएशन आपको रिमेनिंग लाइफ गिवन है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया कि रिवैल्यूएशन का असूल क्या है कि आफ्टर रिवैल्यूएशन एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड एट इट्स रिवैल्यूड अमाउंट ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। बताया जरा पहली रिक्वायरमेंट का आंसर क्या आ रहा है? सॉरी 25,000। कितना आ रहा है अली? कैलकुलेट किया अली तूने? कितना आ रहा है? 25,000। तुम्हारा है 25,000 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। मुझे बताओ रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 1 मिलियन और रिमेनिंग लाइफ इज 40 इयर्स। सो इट मींस कितना आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चले दूसरी रिक्वायरमेंट का आंसर बताएगा। क्यों? रिवैल्यूएशन सरप्लस निकालो। कैसे निकालते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस? कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, मार्केट वैल्यू को कंपेयर करो किससे? बीवी से। मार्केट को किससे कंपेयर कर रहा है? अबे ओ प्रैक्टिकली मत करना, इतना पिटेगा ना बता रहा हूँ, नजर ही नहीं आएगा, जाया हो जाएगा। वैसे ही आधा पूरा हो जाएगा तू। हाँ बुक वैल्यू से। मार्केट को किससे कंपेयर कर रहा है? बुक वैल्यू से कंपेयर करना है। क्या मार्केट वैल्यू गिवन है? यस। अच्छा बुक वैल्यू कौन सी? बुक वैल्यू चाहिए एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास? 1 मिलियन, 10 लाख। बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी, करें जरा करके बताएं। जिन जिन ने नहीं किया, जिन जिन्हों नहीं किया, करें जरा, करो जरा। अब्दुल्ला ट्राई करो। बुक वैल्यू देखो कितनी आएगी। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, जिस दिन मैं रीवैल्यू कर रहा हूं उस दिन कितनी बुक वैल्यू आ रही है इसकी? जी वो अब्दुल्ला करना तैमूर, सॉरी इमरान भाई किया आपने? सर ये 8 लाख का 2% निकालेंगे 8 लाख का 2% निकालेंगे बिल्कुल, तो 16,000 आएगा। वो 16,000 आएगा। 8 लाख क्या है? 784 अच्छा ये 8 लाख का जो आपने 2% निकाला ना, इसको हम कहते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं इसको हम? हाँ एनुअल डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही निकाला आपने, बिल्कुल चीते हो गए आप माशाल्लाह। लेकिन ये 1 साल का, कितने साल का है? आप कितने साल बाद रिवैल्यू कर रहे हैं? हाँ 10 साल बाद। इसका मतलब इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये आ जाएगा 1,60,000। अब ये 1,60,000 क्या है ये? हाँ, इसको क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम? हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और बीवी कैसे फाइंड करते हैं? बीवी कैसे मालूम करते हैं? बीवी कैसे? वेरी गुड, क्या बीवी फाइंड आउट कर रहे हैं? कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो शर्मा रहे। 8 लाख माइनस 1,60,000 तो कितनी बीवी आ रही? ओ, कितनी बीवी आ रही है? 6,40,000। 6 लाख वाला 6,40,000 वाला एसेट 10 लाख में, 6,40,000 वाला एसेट 10 लाख में। चौहान मार में मैं कोई आपको प्रोफेशनल नजर आ रहा हूं? कितना आ रहा है? 3,60,000। ये क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऊपर अगर मैं इसका आंसर लिख दूं, आंसर क्या आएगा? 3 लाख। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक और। हाँ। अच्छा, अभी अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। कौन सा रिवैल्यूएशन है ये? अपवर्ड रिवैल्यूएशन की एंट्री बनती है पीपी डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ, अनलेस कि अगर कोई प्रीवियसली पीएनएल चार्ज होता, जो कि मुझे अभी कुछ नहीं दिया, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर रीवैल्यूइंग दैट पर्टिकुलर एसेट, सो इट मींस पिछले सालों में कोई पीएनएल चार्ज नहीं हुआ। अगर होता तो पहले मैं उसको रिवर्स करता। बात समझ मारी? अभी फिलहाल बिल्कुल सिंपल एंट्री बनेगी मेरे जैसी, बिल्कुल सिंपल एंट्री बनेगी। किसके जैसी? थैंक यू, 3,60,000 से। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? चले, अच्छा अगला क्वेश्चन जो है ना, ये थ्योरेटिकल है। कौन सा है ये? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ट्राई करें जरा। स्टेटमेंट्स दी हुई है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, इन विच यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहली स्टेटमेंट देखिए, ट्रू है फॉल्स है? मुंह पे झूठ बोल रहा है, मुंह पे झूठ बोल रहा है। तो देख तो सही, मुफ्त के मार्क्स बांट रहा है वो। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ऑल नॉन करंट एसेट मस्ट बी डेप्रिशिएट। इसमें झूठ क्या है? लैंड को हम डेप्रिशिएट, अली लैंड को डेप्रिशिएट क्यों नहीं करते? सोच क्यों नहीं करते लैंड को डेप्रिशिएट? लैंड को डेप्रिशिएट क्यों नहीं करते? हाँ सर, उसकी अनलिमिटेड लाइफ होती है। कौन सी लाइफ होती है? परपीचुअल लाइफ होती है। कौन सी लाइफ होती है? नेवर एंडिंग लाइफ होती है। कौन सी लाइफ होती है? हाँ, कभी ना खत्म होने वाली लाइफ होती है। यू नेवर नो कि कब तक वो एसेट चलेगा, तो इसीलिए हम उसको डेप्रिशिएट नहीं करते। चले नेक्स्ट देखिए जरा। If goodwill is revalued, the revaluation surplus appears in the statement of changes in equity. True or false? क्यों? अच्छा खैर, अभी आप लोगों ने स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं है तो इसमें आपकी फोड़ नहीं सकता मैं आपको। गुडविल के लिए IS 38 है। कौन सा स्टैंडर्ड है? IS 38। अच्छा, IS 38 में ये लिखा हुआ है कि मैंने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क करते हुए भी डिस्कस किया था कि हम इंटरनली जनरेटेड इंटैंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते। क्या कहा मैंने? इंटरनली जनरेटेड इंटैंजिबल्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो इससे होगा क्या? कि सर जब मैं गुडविल को रीवैल्यू कर रहा हूं, गुडविल को क्या करूंगा तो वो इंटरनली जनरेटेड कहलाएगा। इसकी एग्जांपल, एक बिजनेस है, उसकी रेपुटेशन है कैलकुलेट की 12 लाख। कितनी कैलकुलेट की? अब मैं कह रहा हूं कि यार इसकी गुडविल है ना मार्केट में बढ़ गई। अब गुडविल बढ़ने का मतलब लेट्स से इसकी गुडविल हो गई 16 लाख। कितनी हो गई गुडविल इसकी? यानी कि जब मैं गुडविल कह रहा हूं 12 लाख से 16 लाख हो गई, तो ये 4 लाख की गुडविल खरीदी नहीं है मैंने। ये 4 लाख की गुडविल रीवैल्यू हुई। रीवैल्यू को कहेंगे ये इंटरनली जनरेटेड है। क्या है ये? तो याद रखिएगा, एज पर IS 38 इंटरनली जनरेटेड इंटैंजिबल एसेट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। बस कहीं भी रिकॉर्ड नहीं। पता है क्यों? पूछ क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई। भाई मैंने एक एग्जांपल दी थी फ्रेमवर्क कराते वक्त कि अगर एक ब्रांड है, ऐसे ही मैंने कहा ना प्रोडक्ट में और ब्रांड में क्या फर्क है? प्रोडक्ट में और ब्रांड में पॉपुलैरिटी, उसका नेम है, उसका नाम बन गया मार्केट के अंदर। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट था, अब उसका ब्रांड हो चुका है। अब वो जो प्रोडक्ट से ब्रांड बना है ना, यानी कि जो उसकी पॉपुलैरिटी आई है, मैं उसकी कॉस्ट को मेजर नहीं कर सकता कि उसको ब्रांड बनाने में मैंने कितना खर्चा किया। उसकी कॉस्ट को हम रिलायबली कैलकुलेट नहीं कर सकते।
हाँ, जब बेचेगा ना तो जो खरीदेगा उसके लिए परचेज होगी, वो रिकॉर्ड करने दे, अपनी शेयरिंग में दिखा ना, समझ रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिकेगी ना, जब बेचोगे तो जो खरीदेगा वो कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकेगा। अभी फिलहाल जो तुम्हारी गुडविल बढ़ी है इसके ऊपर तुमने कितना खर्चा किया तुम कैलकुलेट कर सकते हो? तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ी ना, मैं कह रहा हूँ जीशान अच्छे इंसान से बहुत अच्छा इंसान हो चुका है। क्या हो चुका है? एग्जाम्पल दिए बेटा, चौड़े में नहीं आ, तो एग्जाम उसका मतलब सर कितना खर्चा करके ये अच्छा इंसान बना, तो ये नहीं कैलकुलेट कर सकता मैं। सर गुडविल तो कैलकुलेट की थी ना। हाँ, वो कब की थी? वो परचेज गुडविल थी। क्या थी वो? जब तुमने बिजनेस को एक्वायर किया था। अब तुमने गुडविल एक्वायर कर ली, 12 लाख की गुडविल खरीदी तुमने। अब तुमने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि अब उसकी गुडविल कितनी हो चुकी है? 16 लाख। अब ये जो 4 लाख एडिशनल गुडविल रेज भी है ना, ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। क्या है ये? इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ गुडविल इज रीवैल्यूड, तो पहली बात हम गुडविल को रीवैल्यू, क्योंकि अगर हमने उसको रीवैल्यू कर दिया तो ये कौन सा इंटेंजिबल कहलाएगा? ये अगर हमने इसको रीवैल्यू कर लिया तो ये कौन सा इंटेंजिबल कहलाएगा? इंटरनली जनरेटेड। क्या कहलाएगा ये? और आइए 38 इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करने से मना करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहली स्टेटमेंट तो क्या थी? पहली स्टेटमेंट क्या थी? फॉल्स थी, ऐसा ही है। और दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है? फॉल्स। चले थर्ड स्टेटमेंट देखिए जरा जी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है अली? थर्ड स्टेटमेंट पढ़ के मुझे बताओ जरा, ट्रू होगी फॉल्स होगी? If a tangible non-current asset is revalued, all tangible assets of the same class should be revalued. True or false? True. Same class of assets should be revalued. Good. Last statement पढ़े जरा बताएं। अगर कंपनी बैलेंस शीट बना रही है, ट्रू। हाँ सर एक साथ तो शो नहीं, लेकिन हेडिंग क्लासिफाई करना पड़ेगा ना, टेंजिबल अलग है और इंटेंजिबल अलग है, यानी कि दोनों को आपने सेपरेटली अलग अलग उसको शो करना पड़ेगा। विद इन द एसेट शो करेंगे, लेकिन टेंजिबल अलग होंगे और इंटेंजिबल अलग होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये वाला करेंगे। सर क्या है? बी 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 अली क्या तूने कर बता दो मुझे। यार देखो अली, जब भी क्वेश्चन है ना उसकी रिक्वायरमेंट को देखो और उस रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला देखो कि क्या कह रहा है इसके अंदर। यहाँ पे कह रहा है व्हाट वाज द, अभी मैंने डाटा नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जंप कर गया।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बोथ मशीन्स, क्या लिखा है, सोल्ड। डिस्पोजल हो रहा है, क्या हो रहा है, सोल्ड का मतलब क्या हो रहा है, बोलो ना यार, सोल्ड का मतलब क्या हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है। ऐसे ही इसका मतलब साला जो भी कर रहा है डिस्पोजल भी कर रहा है। और डिस्पोजल के वक्त हम क्या कैलकुलेट करते हैं बाय द वे, तू बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, अल्लाह माफ करे, कैसा बंदा है, बिल्कुल नॉटीनेस पे। गेन या लॉस क्या कैलकुलेट करते हैं हम, डिस्पोजल के बाद क्या कैलकुलेट करते हैं, गेन या, इसका मतलब मुझे वहीं से कोई ना कोई चीज निकालनी है। देखो जब वो कहे कि रिवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, देखो था ना ऊपर था ना, ये सरप्लस कैलकुलेट करना था। ऐसे ही फौरन मैंने करा कि मैं सरप्लस कैलकुलेट करने के फॉर्मूले पे चला गया, मार्केट वैल्यू को कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, बुक वैल्यू से, किससे कंपेयर करो, ऐसा ही था। डेप्रिसिएशन का पूछा, फौरन मेरे जहन में फॉर्मूला आ गया कि रीवैल्यूड अमाउंट ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो हमेशा रिक्वायरमेंट को देख के उसका फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करो। अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि डिस्पोजल के वक्त, यानी कि डिस्पोजल के ऊपर कोई कहानी दे रहा है, तो इट मींस कि दादा डिस्पोजल का मुझे थोड़ा सा फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा। जब हम एसेट को डिस्पोज करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं गेन और लॉस। क्या कैलकुलेट करते हैं हम, अच्छा मुझे बताएं कि दो मशीन है, एक है मशीन 1 और एक है मशीन 2। वाह, गेन और लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अली तू बताएगा मुझे। अली क्या फॉर्मूला होता है गेन और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, दो चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या, नंबर 1 अगर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना है, दो चीजों को कंपेयर करना है, किसको किससे, बीवी को, एक तो तूने बिल्कुल सही बताया, बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल को किससे कंपेयर करेंगे, सेल्स प्रोसीड, किससे कंपेयर करेंगे, हाँ यानी कि कितने वाला एसेट, हाँ कितने में बेचा है, ऐसा ही है ना। तो मुझे पता चल जाएगा या तो वो हो रहा होगा या तो वो और वो गेन हो रहा होगा या लॉस। अब देख लेते क्या डाटा गिवन है इसमें, जो इंफॉर्मेशन और डाटा यहाँ पर गिवन है उसको हम प्लॉट कर देते हैं। देखते हैं मशीन 1, मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है, ऐसा ही है, ये क्या है, सेल्स प्रोसीड कितनी गिवन है 90,000, और इसकी कितनी गिवन है 40,000, ऐसा ही है। क्या मुझे गेन और लॉस भी गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितना है गेन, कितना है गेन, कितना है इसका 30,000, और मशीन 2 का क्या है लॉस है, कितना है 20,000। मुझे बताओ क्या मैं अब इनकी दोनों की बीवियां फाइंड आउट कर सकता हूँ, ऐसा ही है ना। निशान तो एक्सपर्ट हो गया बीवियां फाइंड आउट करने में माशाल्लाह, अपनी भी कर रहा है दूसरों की। अच्छा तो अब मुझे बताएं कि कितनी आएगी इसकी बीवी, अली तो बताया इसकी बीवी कितनी आएगी। उसको यूं सोच कि एक एसेट है, मैंने 90,000 का बेचा है, कितने का बेचा है, जिसपे मुझे 30,000 का गेन हुआ है, 30,000 का क्या हुआ है, मुझे बताओ उसकी वैल्यू 90 से ज्यादा होगी कम होगी, एक्सीलेंट, कितनी होगी 60,000। 60 वाला एसेट 90 में, 60 वाला एसेट 90 में, ऐसे ही ना। अली इसकी बताओ, इसकी भी 60 होगी, ऐसे ही ना कि 60 वाला एसेट 40 में, हो गई शाम, गिर गया दाम, 60 वाला एसेट, मास चौहान मार दूंगा, मेरा कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, ऐसा समझा ना। यहां तक होगी, बीवी पता चल गई, लेकिन सर हमें बीवी थोड़ी चाहिए थी, क्या चाहिए था हमें, दोनों एसेट का क्या चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर, बीवी मुझे पता है, और क्या इंफॉर्मेशन, और क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मेरे पास, कॉस्ट, ऐसे ही है ना, बीवी पता है और क्या पता है मुझे, कॉस्ट। कॉस्ट से बीवी तक का जो सफर है, कॉस्ट से बीच में क्या आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखना यार, बीवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, बीवी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट कितनी दी हुई है 120, और बीवी कितनी है, बीवी कितनी है 60 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मुझे बताएं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये किसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मशीन 1। मशीन 2 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, बीवी इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है मशीन 2 की, कॉस्ट कितनी है 1 लाख, बीवी कितनी है 60, बीवी 60 है ना, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मुझे बताया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा 40,000।
मशीन 1 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मशीन 2 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मुझे ना मशीन 1 का पूछा था ना मशीन 2 का पूछा था, किसका पूछा था? टोटल का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होकर हमेशा वर्किंग करें कि रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है वो। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? चले एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। अब ये वाला करें। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होगी, पूछना क्या चाह रहा है, उसकी तलब क्या है, चाहत क्या है, चाहता क्या है वो। डेटा को तोड़ तोड़ के आराम से प्लॉट करें, टेक योर टाइम। अगर क्वेश्चन करने में आपको 10 मिनट भी लग रहे हैं ना, टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं, ना आपको जल्दी होनी चाहिए। इनिशियल बेसिस के ऊपर टाइम लगाएं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, समझें कि क्या कहना चाह रहा है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। लिफ्ट ही नहीं करा रहा आप लोग सर बकवास। अच्छा ठीक है, लिफ्ट ही नहीं करा मैंने सर, बेकार में चुप ही नहीं हो रहे। देखते हो 52 5157 5277। डन। क्या हुआ भाई? 5277 आपका क्यों, क्या किया आपने अभी तक मुझे बताएं। सर पहले 1 लाख में से 2000 एक मिनट, पहले कह रही है 1 लाख में से 2000 में, अच्छा करना क्या, मुझे रिक्वायरमेंट पहले पढ़ने थे, डाटा पहले पढ़ने थे, ऐसे ही। क्या कह रहा है? लेट परचेज प्रोडक्शन मशीनरी 1 लाख कॉस्ट है, लाइफ इज 20 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू इज 2000। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल इंफॉर्मेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आफ्टर कितने साल? After 6 years use, the remaining useful life of the machinery is revised and estimated to be 19 years. ये है change in estimate। क्या है ये? अच्छा, with an unchanged residual value, it means scrap value में कोई change, जो पहले थी वही अब भी है। करना क्या है? कुछ नहीं, आपने 7वें साल का क्या कहा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और जब भी एस्टिमेट में चेंज आएगा, क्या कहा मैंने? एस्टिमेट में क्या आएगा? याद करें, एस्टिमेट में चेंज आने के लिए क्या ट्रीटमेंट बताई थी कि आपने करना क्या है? अपडेटेड कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है आपने? अपडेटेड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उस अपडेटेड कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे? ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। करें जरा, ट्राई करें, क्या रहे? अब ट्राई करें जरा, ये क्या आप लोगों ने करना था? क्या जरा, क्या बता? चीटर। सर 19 से डिवाइड करेंगे बाद में।
क्यों क्यों 13 से करेंगे? बाबा वो आपको अपने मुंह से बोल रहा है, जैसा भी उसका मुंह है वो कह रहा है भाई रिवाइज्ड एंड एस्टिमेटेड टू बी, यानी कि जो रिवाइज आपके पास दे रहा है चेंज भी है, कह रहा है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वुड बी 19 इयर्स। सर तो वो बता रहे हैं टोटल 6 साल तो पहले ना 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 बाबा, वो कह रहा है कि रिमेन, अगर वो कहता है ना रिवाइज टोटल लाइफ, क्या कहता है रिवाइज टोटल लाइफ, यहाँ पे अपने मुंह से बोल रहा है, तो सुन तो सी क्या कह रहा है, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज रिवाइज एंड एस्टिमेटेड टू बी 19 इयर्स। 19 साल और जी ये आपके पास क्यों, देखो जब आपके पास लाइफ रिवाइज हुई है ना तो उसका मतलब लाइफ बढ़ी है, कोई ना कोई चेंज आया लाइफ में। कह रहा है अब आपके पास कह रहा है यूज, आपके पास क्या कह रहा है, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज रिवाइज्ड, हो गई है, रिवाइज हो गई है, और अब कितनी होगी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, कितनी होगी 19 इयर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी अली क्या आंसर आ रहा है? तुमने क्या किया, पहले अपडेटेड कॉस्ट कैलकुलेट की, अपडेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करो, पहले पहले अपडेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे अपडेटेड कॉस्ट? हाँ करो इमरान भाई, आपने की अपडेटेड कॉस्ट कैलकुलेट, कितनी आ रही है अपडेटेड कॉस्ट? 70,600, यही आ रही है बस, ऐसे ही। हाँ गुड, 70,600। अब आगे करें, इसके बाद कहानी खत्म, अपडेटेड कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, पर तो कुछ भी नहीं करना। अली अपडेटेड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर वन, सबसे पहले क्या लेंगे हम, कॉस्ट, कितनी है कॉस्ट 1 लाख, इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, कितने सालों का डेप्रिसिएशन, 6 साल का, 6 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख माइनस 2000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ वॉज 20 इयर्स, कितना आ रहा है एनुअल डेप्रिसिएशन, कितना आ रहा है 4900, एनुअल है ये, कितने साल का, मल्टीप्लाई बाय 6, 29,000, 1 लाख माइनस ये 68,600, ये क्या है अपडेटेड कॉस्ट, ये अपडेटेड कॉस्ट आ गई। अब इसको मैं डेप्रिशिएट करूंगा ओवर इट्स 19, दैट इज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, कितना आ रहा है 70600 उसने 2,000 भी माइनस कर दिया ना, स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दिया ना, स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दिया। आप बोले तो मैं वैसे कर दूं, नहीं कर दूंगा, आप गुस्से में नहीं है, आप डांटे नहीं, आप, मैं डर गया, पता है मेरे क्या क्या है तू ये अजीब बिल्कुल। अच्छा क्या है था 70600 माइनस 2000 प्यारे बच्चों डिवाइडेड बाय 19, अब क्या आ रहा है 3611, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन फॉर 2007 या ईयर 7, क्या ये बात समझ में आ रही? चलिए इसी क्वेश्चन की मैं रिक्वायरमेंट चेंज करता हूँ। Calculate the book value at the end of 2007. Book value. What will be the amount of, what will be the book value at the end of 2007? मैं फिर कह रहा हूँ, जब मेरी रिक्वायरमेंट आया ना तो रिक्वायरमेंट का फॉरन फॉर्मूला ढूंढे, फॉर्मूला क्या है मुझे क्या बता, 31 दिसंबर 2007 पे आप मुझे बीवी बताएं इसकी कितनी होगी, आप खुद सोचें क्या करेंगे। 66990 मुझे बीवी चाहिए आज 31/12/2007 पे, इसी साल के आखिर की मुझे बीवी चाहिए, इसी साल के आखिर की मुझे बीवी चाहिए।
देखता हूँ। जी क्या बीवी अली, बुक वैल्यू कैलकुलेट की? कैसे कैलकुलेट की बताओ, क्या क्या मुझे बताओ तुम। चलो कॉस्ट कितनी लिखूं? वो वाली, गुड शाबाश, 70600 माइनस, आगे बताओ। 3611, वेरी गुड भाई, 2000 नहीं आएगा, याद रखना बीवी के बीच में स्क्रैप कभी भी नहीं आता। समझने में क्या कर रहा हूँ, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ मैं। जहां बीवी है वहां स्क्रैप नहीं आएगा, कबाड़ी नहीं आएगा वहां पे। बीवी का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वहां पर कभी स्क्रैप वैल्यू नहीं आता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है इसके अंदर? तो कितना हो जाएगा बताया जरा, बीवी कितनी आएगी? सॉरी 68, क्या पकड़ा बना दी तुमने? अबे नहीं यार, अजीब। 6698, यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? सर मेरा तो 990 राउंड का फर्क है। तो रोजा बहुत है यार। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। सर ये इतना बड़ा। दिशान, अगर मैं टीचर नहीं होता तो क्या होता थी सोच। तैमूर तू मत सोच, तू बहुत खतरनाक आदमी है। सर के पहले वाला 2010 है। पहले वाला का है, हाँ कोई भी 2010 ले लो। 2010 लोगे तो फिर ये आपके पास 2013 हो जाएगा, क्योंकि एक्स है ना सब जगह। इधर तो टेंशन ही नहीं है, टेंशन तब होती है जब अल्फाबेट चेंज हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो ये 2010 है, ये 2013 है, ये 2014 है, बस ज़्यादा फ्री नहीं हो। अली देख, रिक्वायरमेंट देख के करना, कहना क्या चाह रहा है उसके अंदर। तो है मुझे बता क्या, किस इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, क्या इसके अंदर चेंज हो गया मेथड। हाँ उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन एस्टिमेट। क्या कहते हैं उसको? यार एक दो कॉलम है ना, एक कॉलम का आंसर तो फौरन बता सकते हैं। चेंज इन एस्टिमेट क्या हूँ, क्या पता? एक्सीलेंट, जोर से बोल, जोर से बोल। नो प्रायर एडजस्टमेंट, ऐसे ही ना, क्योंकि चेंज इन एस्टिमेट के अंदर हम पिछले सालों के अकाउंट्स को रेक्टिफाई, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इसका मतलब या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या ऑप्शन बी।
ये लाइट चलेगी, ये कुछ किया है आपने नीचे से? आपने किया मैंने अभी नहीं यार, ये सही नहीं कर रहा, नहीं कुछ नहीं किया, कोई बस इसको ऑन करें मिस, एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक, ब्लू लाइट चली, आप कर दिया करो, कुछ नहीं करे, आपको रखा इसलिए हमने यहाँ आखिर मेरी सैलरी मैंने बता दिएगा। उड़ेगा भी। ऐसा अंगड़ा ही ले रहा है कब से, खुल ही नहीं रहा साला। आगे और जब भी चेंज इन एस्टिमेट होता है तो आफ्टर द चेंज डेप्रिसिएशन का क्या रूल होता है, और यानी कि हम एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे अपडेटेड कॉस्ट पे, किस पे डेप्रिशिएट करेंगे, और अपडेटेड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओवरहेड्स रिमेनिंग। अब तेरा रिमेनिंग निकला तो मैं तो मारूंगा तो पड़ेगा, तो रिमेनिंग मुंह में रख देता है क्या, आपको क्या आंसर, डी 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 फॉर डक। इमरान भाई सर वो कर आप करेंगे तो मैं कर लूंगा। क्यों करो, ट्राई करो, कुछ भी नहीं है यार, क्या है मसला इसमें, काटेगा थोड़ी गलत कर दिया तो। अली भाई वेयर आर यू, करो सर ये करना भाई। अपडेटेड कॉस्ट देखिए, तुमने अपडेटेड कॉस्ट कैलकुलेट की है, एस्टिमेट में चेंज कब आ रहा है, आफ्टर 3 ईयर। हाँ 31 दिसंबर 2003 पे आ रहा है, ऐसे ही है? मुझे उस दिन चाहिए उसकी अपडेटेड कॉस्ट, क्या चाहिए, अपडेटेड कॉस्ट आगे पढ़ जरा, ऑन 31 दिसंबर 2013 से जो थर्ड लास्ट लाइन लिखी हुई है, accumulated depreciation and 95,600 and the carrying amount 1044 ये क्या है, accumulated depreciation दिया, और क्या दिया हुआ है, carrying amount कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है, जो आगे कैरिंग अमाउंट का क्या मतलब है, कैरिंग अमाउंट इज बेसिकली द बुक वैल्यू, इट मींस कि उसने अपडेटेड कॉस्ट खुद दी हुई है, अपडेटेड कॉस्ट भी उसने मुझे दी हुई है। 1044 हाँ तो क्या आंसर होगा इसका, सर ये हम्म सर बी आर डी बी बी डी क्या कह रहे हैं, इसकी ये दिए मैंने टोटल लाइफ देखना पर दी कितनी दी टोटल लाइफ, कितने साल यूज कर लिया, कितने बचे, लेकिन
सर ऐसे नहीं अपडेटेड कॉस्ट डिवाइड बाय 7 1491 अपडेटेड कॉस्ट कितनी ली तुमने? आगे हाँ लिख। सर डिवाइड बाय 6 होगा 2000 हाँ ना 10 में लिया था ना इसने, 10 11 12 और 13 4 साल यूज किया ना। 1 जनवरी 2010 में लिया था, 2010 11 12 और 13 4 साल यूज किया ना। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी इसकी? 6। कैसा आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसका? अपडेटेड अमाउंट मुझे खुद दी हुई है इसने, अपडेटेड कॉस्ट मुझे खुद दी हुई है। अगर ये ना देता ना तो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ती, फिर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देता, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी दी हुई है कि मैं कॉस्ट लेता, उस कॉस्ट को मैं 6 साल डेप्रिशिएट करता, 4 साल डेप्रिशिएट करता, डेप्रिशिएट करने के बाद मैं कैरिंग अमाउंट निकालता। लेकिन यहाँ पर तो मुझे सारी चीजें करके दी हुई है। कैरिंग अमाउंट यानी कि अपडेटेड कॉस्ट कितनी दी हुई है? 104400 डिवाइडेड बाय 6। क्यों? टोटल 10 साल लाइफ थी, जिसमें से कितने साल यूज कर लिए हमने? 4। तो कितना आ रहा है? 174। क्या ये बात समझ में आ रही है? और नो प्रायर एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि ये चेंज इन एस्टिमेट, और जो चेंज इन एस्टिमेट होता है तो पिछले सालों के अकाउंट्स को रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए ये करें जरा थ्योरेटिकल एमसीक्यू। पहला स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। क्यों? गलती क्या है इसमें? सारे एसेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ऑल क्लास ऑफ एसेट को रिवैल्यू करते हैं, ऐसे ही है ना। बी, एन एंटिटी मस्ट ट्रांसफर एक्सेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। फॉल्स। क्या ऑप्शन क्या था? सर मस्त नहीं है, मर्जी होती है कि एक साथ पूरा ट्रांसफर करना है। एक्सीलेंट। ऑप्शन था या तो हर साल थोड़ा थोड़ा, क्या कहा, हर साल करके रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करो, या एक साथ ट्रांसफर कर दो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। थर्ड, if an entity decides to revalue property annually, then this property will not need to be depreciated. False. ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। रिवैल्यूएशन के बाद हम एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं, और रूल क्या था? एट इट्स रिवैल्यूड अमाउंट ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। आखिर बचा यही है बेचारा। चलो देखते हैं। There is no requirement for an entity to revalue property on an annual basis. True. मर्जी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है। सर होमवर्क प्यारे बच्चों डायरी निकालो। तो आसान क्वेश्चन है यार। देख अब क्या करना है। व्हाट इज द टोटल गेन टू बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यू? अब देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस है। जब मैं कह रहा हूँ रिवैल्यूएशन सरप्लस का मतलब दो चीजों को कंपेयर करना होगा। किसको? मार्केट वैल्यू को। किससे कंपेयर करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, करो जल्दी करो। सेकंड्स का क्वेश्चन है ये, सेकंड्स का। दो एसेट है, एक हेड ऑफिस है और एक फैक्ट्री है। सर बी। बी है सिंपल लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। सी
क्लास के स्टार्ट में मैंने इसके ऊपर डिस्कशन भी की थी। सर डी होगा। आप अकड़ वकड़ के लिए ना, हाँ मुझे सब पता है। आप या तो आप अपना इस्तिखारा कर रही है, सर आपको बताऊं क्यों डी होगा? चले बता। सर क्योंकि वैसे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। एक्सीलेंट सर। हेड ऑफिस का सरप्लस कितना आ रहा है? हेड ऑफिस का सरप्लस कितना आ रहा है? 6 लाख, ऐसे ही। यानी कि 10,200 से वैल्यू कितनी हो गई? 10,800, यानी कि 600 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है। अच्छा, लेकिन अगर मैं फैक्ट्री का देखूं ना, तो फैक्ट्री में क्या करें? 7875 वाला एसेट अब कितने का हो गया? 7,000। अपवर्ड है डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। और देखो ऊपर लिखा हुआ है कि पहली मर्तबा, क्या कहा? पहली मर्तबा ये रिवैल्यू हो रहा है। इसका मतलब प्रीवियसली कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस अवेलेबल नहीं है। तो और अगर डाउनवर्ड आ जाए और कोई प्रीवियस सरप्लस ना हो, तो फिर एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब इसकी वजह से तो कोई सरप्लस का बैलेंस जनरेट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस दैट विल बी रिकॉर्डेड इज 600। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर इसका कोई प्रीवियस सरप्लस दिया हुआ होता ना, तो फिर हम देखते हैं कि कितना रिड्यूस हो रहा है उसके अंदर। सर वैसा कोई क्वेश्चन नहीं होता। अभी तो तुझे होमवर्क चाहिए था। क्वेश्चन क्या मतलब? मैं इसके अंदर बना सकता हूँ। उसके अंदर फैक्ट्री का मैं आपको दे दूं कि लेट्स से रिवैल्यूएशन इसका डाउनवर्ड कितना माइनस करें, कितना आ रहा है ये? 7875 माइनस 7500 कितना आ रहा है? 375। लेट्स से कि क्या कहा मैंने? यम 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 इसका प्रीवियस रिवैल्यूएशन सरप्लस 100 है। कितना है? फैक्ट्री का। फैक्ट्री का तो इसका मतलब ये कि डाउनवर्ड कितने से हो रहा है? 100 प्रीवियस सरप्लस है और डाउनवर्ड, या ज्यादा कर लेते चलो, सरप्लस हमारे पास मौजूद है 500 है। 375 से डाउनवर्ड हो गया तो 500 में से 375 माइनस कर दूंगा तो दैट इज 125 का सरप्लस बच जाएगा इसका। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर फैक्ट्री का सरप्लस मौजूद होता 500, कितना मौजूद होता? और अब यहाँ पर इसका डाउनवर्ड कितना आ रहा है? 375। तो इसका मतलब ये है कि अब रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो बैलेंस बच जाता फैक्ट्री का, वो 125 का सरप्लस बच जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी फिलहाल है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा पीएनएल में चार्ज होगा। जब पीएनएल में चार्ज होगा तो सरप्लस के ऊपर कोई हिट नहीं पड़ेगा, सरप्लस का बैलेंस आ जाएगा दैट इज 600। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? जी यहाँ तक क्लियर है। तो उसको प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, उसके पीपीपी और कैप्लान की किट के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा और उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अगला स्टैंडर्ड आपने करके आना है दैट इज IAS 20। सर अभी तो ये भी देते हैं। क्या? तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स को हमने इसके अंदर कवर किया। नंबर 1 चेंज इन एस्टिमेट के कुछ क्वेश्चंस किए। नंबर 2 रीवैल्यूएशन की। दो ज़्यादा चीज़ें जो कि ज़्यादातर टेस्ट की जाती हैं, एक चेंज इन एस्टिमेट और दूसरा रीवैल्यूएशन। और मोर और लेस अगर आप देखेंगे ना, तो तमाम क्वेश्चंस की एक जैसी रिक्वायरमेंट होगी। क्या? कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, बुक वैल्यू। तो ये 2-3 रिक्वायरमेंट्स है जो कि ऑन एंड ऑफ रिपीट होती रहेंगी इसके अंदर। तो 2-3 चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की। कि एक तो आपके पास यहाँ पर के रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, और नंबर 2 जो हमारे पास है दैट इज रिलेटेड टू चेंज इन एस्टिमेट्स, कि अगर कॉस्ट में, लाइफ में, स्क्रैप वैल्यू में अगर चेंज आता है तो हाउ इट शुड बी अकाउंटेड फॉर। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर रेलिवेंट है जो कि यहाँ पर टेस्ट की जाती है। लास्ट में मैंने भेज दिया था ना, वो भी भेज दो। ठीक है, तो ये हो गया। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो स्टैंडर्ड मैंने बताया, कौन सा स्टैंडर्ड बताया मैंने? IAS 20 आपने लाजमी कवर करके आना है। और हमारी नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन इंशाल्लाह सैटरडे। हाँ सैटरडे टाइमिंग यही रहेगी इसके अंदर, कुछ एक आधा घंटा। क्या कह रहे हैं?